सब कुछ मिल जाता है दुनिया में मगर याद रखना कि बस माँ बाप नहीं मिलते। मुरझाकर जो एक बार गिर गए डाली से, ये ऐसे फूल हैं जो फिर नहीं खिलते। बूढ़े पिता की दर्द भरी कहानी आप लोगों के दिल को छू जाएगी। दोस्तों, अगर यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तीन तीन बेटों के होने के बाद भी कैलाश जी और उनकी पत्नी को खुद ही बनाना खाना पड़ता था। वैसे भी किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तीनों बेटों के होने के बाद भी इतना था कि दोनों पति पत्नी आराम से अपने जीवन को चला सकते थे। कमी तो बस इतनी सी थी कि उनसे बोलने वाला कोई नहीं था। रोज सुबह शाम कैलाश जी अपनी पत्नी के साथ मंदिर चले जाया करते थे और 12-1 बजे तक, जब तक कि मंदिर का कपाट बंद नहीं होता, वहीं पर बैठे रहते और उसके बाद अपने घर को चले आते। उनकी पत्नी खाना पीना बनाकर खाली हो जाती और फिर 5 बजे के लगभग मंदिर के चौखट पर बैठकर भगवान का भजन कीर्तन करने लगती। कैलाश जी हमेशा अपनी पत्नी को यही कहते कि भाग्यवान, मैं चाहता हूँ कि तू मुझसे पहले मरे, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे मरने के बाद तेरी औलादें तेरी बहुत ही बुरी दशा करेंगी। कैलाश जी के 3 बेटे और तीनों के 4 औलादें थीं, पर कैलाश जी के लिए वो सब बेकार थीं। एक दिन कैलाश जी की पत्नी रात को सोई तो सुबह उठी ही नहीं। वो तो भगवान को प्यारी हो गई थी। कैलाश जी ने बहुत आवाज लगाई, तब तीनों बहू बेटे नीचे उतरे। कैलाश जी ने कहा, तुम लोगों की अम्मा नहीं रही। बड़ी बहू बोली, पिताजी और कितना जिंदा रहेंगी, 90 साल की तो हो गई थी। कैलाश जी ने बहू बेटों से कहा, अरे तो रो लो तुम लोग, भरा पूरा परिवार है और तुम लोगों की आंखों में एक आंसू नहीं है। बीच वाली बहू बोली, पिताजी रोना नहीं आ रहा है तो कहाँ से रोएं, हमसे जबरदस्ती रोया नहीं जाएगा। कैलाश जी ने कहा, 4 लोग इकट्ठा होंगे तो क्या कहेंगे कि इतना बड़ा परिवार है और माँ को रोने वाला कोई भी नहीं। कैलाश जी ही दुखी होकर खूब रोए। 13वीं में कैलाश जी ने ब्राह्मणों को खूब भोग लगाया और खूब दान दिया, पर तीनों बेटों ने एक पैसा भी खर्च नहीं किया। सबसे छोटी बहू बोली, पिताजी सब अम्मा पर ही लुटा देंगे, कुछ अपने मरने का भी इंतजाम रखो। हम लोगों के पास इतना नहीं है कि आपके मरने पर लुटा सकें। कैलाश जी कुछ नहीं बोले, चुपचाप सुनते ही रहे। पत्नी की 13वीं के दिन भी नहीं बीते थे कि कैलाश जी भी नहीं रहे। 3 दिन तक अपने कमरे में पड़े रहे, पर किसी को पता नहीं चला। पता भी भला कैसे चलता, कोई उनके कमरे में ही नहीं जाता। पत्नी के मरने के बाद कैलाश जी से किसी ने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। मंदिर का पंडित एक दिन दोपहर में आया और बड़ी बहू से पूछा कि बाबूजी 4 दिन से मंदिर नहीं आ रहे हैं, उनकी तबीयत तो ठीक है ना? बड़ी बहू ने उनका कमरा खोला तो बहुत तेज बास आई। तब पंडित जी ने कहा कि लगता है इनको मरे 4 दिन हो गए हैं। पूरे शहर में पंडित जी ने ढिंढोरा पीट दिया। कैलाश जी 3 दिन मरे पड़े रहे, लेकिन बेटे बहू ने देखा तक नहीं। कैलाश जी शरीर से भारी थे। दूसरा, उनके कमरे से बहुत बास आ रही थी। तीनों संतानों में से कोई भी उनके कमरे में जाने को तैयार नहीं था। सभी परिवार के लोग अपना अपना मुंह रुमाल से ढक रखे थे। बड़े पोते ने कहा, यार दादाजी 3 दिन से पड़े थे, क्या बता नहीं सकते थे कि मरने वाला हूँ? तभी सड़क पर नगर पालिका का जमादार बीच वाले लड़के को दिख गया। उसने उससे कहा, जरा बाबूजी को कुर्सी सहित बाहर घसीट ला। उसने कहा, साहब बहुत तेज बात आ रही है कमरे से, मैं 1000 रुपये लूँगा। 1000 का नाम सुनते ही तीनों लड़के मुंह बनाकर वहां से अलग अलग हट गए। तभी आसपास के लोगों ने घर के बाहर भीड़ लगाना शुरू कर दिया। कैलाश जी का बड़ा नाम था, शहर के बड़े आदमी थे, इसलिए पूरा शहर ही कुछ देर में उमड़ पड़ा। बाहर की हलचल देखकर घर वालों ने सोचा कि अब तो बदनामी हो जाएगी। बड़े पोते ने जुगाड़ लगाया और एक कुर्सी से रस्सी बांधकर कुर्सी सहित कैलाश जी को बाहर घसीट लिया। अब आसानी से तीनों लड़के और कैलाश जी के पोते उस कुर्सी को घसीटते हुए बाहर आंगन में ले आए।
इसी बीच कैलाश जी की तीनों बहुएं रूम फ्रेशनर लेकर कमरे में घुस गईं और कमरे में छिड़काव करने लगीं। उसी के साथ साथ अम्मा जी की अलमारी भी खोल दी। तीनों ने मिलकर खूब लूटपाट चालू कर दी। अम्मा जी के जेवर का डिब्बा भी भारी था, साथ में 5 लाख नगद भी निकल आए। तीनों लोग धक्का मुक्की कर ही रही थीं कि बाहर खड़े लड़के अपनी अपनी पत्नी से कह रहे थे कि धक्का मारो और सब कुछ अपने कब्जे में करो। अब इस तरह से धक्का मारने में सारे जेवर और रुपए जमीन पर गिर गए। जमीन पर जगह जगह कैलाश जी ने मलमूत्र त्याग किया था। शायद वह कमजोरी की वजह से बाथरूम तक नहीं पहुंच पा रहे थे। नोटों पर मल लग जाने के बाद भी उन तीनों औरतों ने छीना झपटी बंद नहीं की। जिसके हिस्से जो आया बटोर लिया। आंगन में कैलाश जी को कुर्सी से नीचे पटक दिया गया। फिर शरीर पर परफ्यूम का छिड़काव चारों तरफ करके पूरा परिवार चारों तरफ से उनको घेर कर बैठ गया। बाहर तक आवाज चली जाए इसलिए तीनों बहू घूंघट की आड़ में जोर जोर से चीखने लगीं। अरे पिताजी, कुछ दिनों तक सेवा तो करवा लेते बहुओं से, इतनी भी क्या जल्दी थी। अभी तो अम्मा जी को 15 दिन भी मरे नहीं हुए और आप भी निकल पड़े। अभी तो अम्मा जी ठीक से पहुंच भी नहीं पाई होंगी, अभी तो वह रास्ते में ही होंगी और आप भी चल पड़े। पोते ने अपनी माँ से कहा, मम्मी या क्या कह रही हो तुम? कम से कम या तो सोचिए क्या बोल रही हो। बड़ी बहू ने अपना घूंघट उठाकर लड़के की तरफ देखकर बोला, चुप कर कमीने, पहले जाकर गेट को खोल। लड़के ने गेट खोला तो सब लोग अंदर आ गए। सबको अंदर आता देखकर पूरा परिवार घड़ियाली आंसू बहाने लगा। अंतिम संस्कार में होने वाले खर्चे भी तीनों बेटों ने बड़ी मुश्किल से किया। 13वीं में सिर्फ लकीर पिट गई। अब तीनों परिवार अपने अपने काम में लग गए। पिता द्वारा किया गया व्यापार बड़ी जोर से निकल पड़ा। बड़े लड़के ने तीनों बेटों और लड़की की शादी बड़े बड़े खानदानों में की थी। कैलाश जी के दोनों छोटे बेटे विदेश में अपने बच्चों के साथ रहते थे। वह कभी कभी भारत आते जाते थे। आपसी मतभेद तो था दिलों में, पर समाज को दिखाने के लिए सब एक थे। जब तक बच्चों का शादी ब्याह होता रहा तब तक आना जाना रहा। कैलाश जी के बड़ा बेटे बहू भी अपनी उम्र के 60 वर्ष पूरे कर चुके थे। तीनों लड़कों ने पिता का बिजनेस संभाल रखा था। कैलाश जी के बड़े बेटे राजेश जी भी अब बीमार रहने लगे थे, तो उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को संभालने के लिए दे दिया। अब बच्चे आपस में झगड़ा करने लगे, तो कैलाश जी के बड़े बेटे राजेश ने अपने सभी बेटों को बराबर बराबर हिस्सा बांट दिया। राजेश ने पूरा बंटवारा कर दिया। कुछ धन अपने पास रखा कि कभी कभी बेटी आती है तो उसको देने के लिए बेटों से मांगना ना पड़े। राजेश का बहुत बड़ा घर था, उसी में तीनों बेटे और खुद पत्नी सहित रहते थे। घर अभी भी राजेश के नाम पर ही था। किसी बात को लेकर राजेश के तीनों बेटों ने अपनी अपनी रसोई अलग कर ली। शुरू में राजेश और उसकी पत्नी छोटे बेटे के साथ भोजन करते थे। एक दिन छोटी बहू ने ऐसा ताना मारा कि राजेश और उसकी पत्नी को बीच वाले लड़के के यहाँ भोजन करना पड़ा, लेकिन वहाँ भी अधिक दिन उनकी खातिरदारी नहीं हो पाई। तो अब बड़े बेटे का ही सहारा बचा था, तो वे दोनों बड़े लड़के के साथ रहने लगे। चलने फिरने में जब दोनों असमर्थ हो गए तो उनका भोजन उसी कमरे में आने लगा जिसमें कभी कैलाश जी रहा करते थे। कुछ दिन तक तो बहू भोजन देने आती थी, बाद में यह काम नौकर करने लगा। जब नौकर गांव चला जाता तो राजेश और उसकी पत्नी को बहुत कष्ट होता था। घर में एक पालतू कुत्ता था, काफ़ी वफादार था। बहू उसके गले में एक टिफ़िन टांग देती थी, वह कुत्ता राजेश के कमरे में टिफ़िन पहुंचा देता। जब तक वह दोनों भोजन न कर लेते तब तक वहीं बैठा रहता। जूठा टिफ़िन जब तक राजेश की पत्नी कुत्ते के गले में नहीं टांग देती तब तक एकटक वह उनको देखता रहता। राजेश और उसकी पत्नी ने जब बेटे को बताया कि कुत्ता हम लोगों को भोजन देकर जाता है, बहू बिल्कुल बिल्कुल भी हम लोगों का ख्याल नहीं रखती, तो बेटे ने गुस्से में कहा, मम्मी जुबान को कंट्रोल में रखकर बात किया करें। वह कुत्ता नहीं है, वह मेरे बेटे जैसा है। हम दोनों की कोई बच्चा नहीं है, तो हम उसे बेटे जैसा मानते हैं।
इसलिए वो कुत्ता नहीं है, आपके पोते जैसा है। आज के बाद कभी उसको कुत्ता मत कहना। अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि वह कुत्ता नहीं है, आपका पोता ही है जो आपकी सेवा कर रहा है। इतना भड़कने के बाद वह ऊपर चला गया। राजेश की पत्नी ने दोनों हाथों से माथा पीटते हुए कहा, कर्म फूट गए हमारे। यही दिन देखने को रह गया था कि कुत्ते को पोता समझें। अपने बहू बेटों के बारे में अपनी बेटी को फ़ोन करके बताया तो वह बहुत दुखी हो गई। लेकिन बेटी की एक मजबूरी थी कि वह एक संयुक्त परिवार की बहू थी, इसलिए माता पिता को अपने साथ नहीं रख सकती थी। लेकिन वह अपने माँ बाप से अक्सर मिलने आ जाया करती थी। आज रविवार का दिन था तो बेटी और दामाद दोनों ही राजेश जी से मिलने आ गए थे। जैसे ही वो कमरे में घुसे तो उनको अजीब सी गंध आई। पापा, यह कैसी बदबू आ रही है आपके कमरे से? बेटी, कुत्ता दिन रात इसी में घुसा रहता है और कभी कभार लेट्रिन कर देता है और बहू उसे साफ करने में आनाकानी करती है। हमारे पैर भी इतने थक चुके हैं कि हम सीढ़ियों पर से चढ़कर पानी लाकर खुद साफ नहीं कर सकते। कभी कभी साफ कर देते हैं, कभी कभी इंतजार करना पड़ता है। राजेश यह सारी बातें कह ही रहे थे, तभी गले में टिफिन लटकाए कुत्ता कमरे में आया। राजेश जी ने टिफिन निकालकर एक तरफ रख दिया। कुत्ता अनीता के पास आया तब तक दुम हिलाता रहा जब तक अनीता ने उसके ऊपर प्यार से हाथ नहीं फेर दिया। अनीता यह सब देखकर बहुत गुस्सा हो गई। उसने तुरंत जोर से आवाज़ देकर भाभी को बुलाया। अपनी ननद को देखकर उसकी भाभी के होश उड़ गए। खिसियाते हुए बोली, अरे दीदी आप बस करो भाभी, यह झूठा दिखावा ना करो तो ही बेहतर होगा। अनीता ने अपनी भाभी से भड़कते हुए कहा, क्या तुम्हारे मायके में भी माता पिता को कुत्ता खाना पहुंचाता है? थोड़ी बहुत शर्म है या बेचकर खा गई? इस कमरे में कुत्ते के लेटरिन की बदबू आ रही है, जरा बैठ कर देखो, 2 मिनट में दम घुटने लगेगा। तुम अपने सास ससुर के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? यकीन नहीं होता तुम एक अच्छे परिवार की लड़की हो। भगवान ना करे कल को तुम्हारे माता पिता के साथ तुम्हारी भाभी भी ऐसा करें जैसा तुम मेरे माता पिता के साथ कर रही हो, तो तुम्हें कैसा लगेगा? राजेश की बहू अपनी ननद की बातों को बहुत देर से बर्दाश्त कर रही थी। जब उसे लगा कि अब पानी सर से ऊपर जा रहा है तो कमरा छोड़कर चली गई। अपने पति के आने पर उसने 3 की तेरा लगाकर बहन के खिलाफ भड़का दिया। बहन भाई में काफ़ी बहस हुई, पर नतीजा क्या हुआ? भाई ने धक्का मारकर अपनी बहन को घर से निकाल दिया। सबसे छोटा बेटा बोला, वाह पापा जी वाह, आपने तो दादा दादी की सेवा करके उन्हें निहाल कर दिया था। बेचारों की अर्थी तक उठने में चंदा किया गया था। तुम तीनों भाइयों ने ऐसा किया था और हमसे उम्मीद करते हो कि हम लोग आपकी सेवा करें। अब तो उन भाई ने अपनी बहन को भी धक्का मारकर भगा दिया। अब तो राजेश और उसकी पत्नी को उनके बच्चों ने टिफिन में खाना भिजवाना बंद कर दिया। राजेश और उनकी पत्नी कई कई दिनों के लिए भूखे रहने लगे। पानी पीकर दोनों जिंदा थे। बूढ़े शरीर कब तक पानी पीकर जिंदा रहते? एक दिन राजेश की पत्नी ने प्राण त्याग दिए। जब लड़कों ने अपने पिता के रोने की आवाज़ सुनी तो सबके सब नीचे आए। राजेश अपनी पत्नी को पकड़कर खूब रो रहा था, पर बेटे और बहू के चेहरे पर सिकन न थी। राजेश रोते रोते बोला, अरे कोई तो मेरी बेटी अनीता को फ़ोन करके बता दो कि उसकी माँ अब नहीं रही। बेटे बहुओं ने अंतिम संस्कार में होने वाले खर्चे को बचाने के चक्कर में अपनी माँ के मृत शरीर को मेडिकल कॉलेज को दान दे दिया। अपनी बहन अनीता को उन भाइयों ने खबर तक नहीं दी कि उसकी माँ मर गई। राजेश रोता रह गया कि उसकी बेटी अनीता को बुला दो, पर लड़कों ने एक नहीं सुना। 10 दिन के बाद जब बेटी को पता चला कि उसकी माँ भी इस दुनिया में नहीं है तो वह छटपटा कर रह गई। राजेश को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उसने अपने माता पिता के साथ क्या किया था। यह उसी का नतीजा है। राजेश अब एकदम अकेला पड़ गया। पत्नी के मरने के बाद अब वह और भी ज़्यादा बीमार रहने लगा। बेटी बहुओं को जब फुर्सत मिलती, एक थाली में सुबह शाम की बची रोटी तोड़कर उस पर दाल डालकर राजेश के कमरे की चौखट पर खिसका देते। राजेश खिसक खिसक कर चौखट के पास आता और बासी दाल रोटी खाकर अपनी भूख मिटाता। कल तक शहर का सेठ कहलाने वाला राजेश की दशा भिखारियों जैसी हो गई। एक दिन राजेश की बेटी पुलिस वालों को लेकर राजेश के घर पहुंच गई और अपने भाइयों को पुलिस द्वारा खूब भड़कवाया।
पुलिस ने उन भाइयों को खूब भड़काया और कहा कि अगर उसने अपने बीमार पिता की सेवा नहीं की तो वह उन्हें जेल में बंद कर देंगे। पुलिस द्वारा चेतावनी को सुनकर बेटों के होश उड़ गए। उन्होंने पुलिस से कहा कि वो अपने पिता की अच्छे से देखभाल करेंगे। पुलिस और राजेश की बेटी भी वहां से चले गए। 3 दिन राजेश के ठीक से गुजर गए। चौथे दिन सभी के प्लान के हिसाब से राजेश को बरेली के पागल खाने में छोड़ने जाना था। शहर के बड़े डॉक्टर थे। बड़े बेटे ने कहा, डॉक्टर साहब, मम्मी के जाने के बाद पापा कुछ अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। पूरे घर में उपद्रव कर रहे हैं। सामान फेंकना, कपड़ों में गंदगी करना, और तो और रात को उठ जाते हैं और किचन की गैस जला देते हैं और पूरी रात उसके सामने बैठे रहते हैं। कभी कभी पूरी रात साबुन से हाथ धोते रहते हैं। इतना ही नहीं, घर में एक कुत्ता है, उस कुत्ते का खाना भी खा जाते हैं। यह सब क्या है डॉक्टर साहब? मेरे पापा को क्या हो गया है? या कहते कहते घड़ियाली आंसू बहाने लगा। डॉक्टर अग्रवाल राजेश के पारिवारिक डॉक्टर थे। उन्होंने कहा, चलो देखता हूँ। लड़का बोला, नहीं डॉक्टर साहब, आप रहने दीजिए। आज सुबह से घर में 2 लोगों का सिर फूट चुका है। आज सुबह ही मेरी मिसेज को सीढ़ियों से धक्का मारकर पिताजी ने नीचे गिरा दिया। यह बात सुनकर डॉक्टर ने कहा, इतनी बुरी हालत है और तुम मुझे अब बता रहे हो? डॉक्टर अग्रवाल ने उससे कहा कि अब तुम अपने पिता को मेंटल हॉस्पिटल में दिखा दो, मैं रेफ़र कर देता हूँ। तुम इनको बरेली ले जाओ। लड़के को तो यही चाहिए था। नहीं डॉक्टर साहब, मैं पापा को वहाँ नहीं भेज सकता। कोई पागल थोड़ी हैं वो। फिर यहाँ के लोग क्या कहेंगे कि बेटे ने पिता को पागल खाने भिजवा दिया। डॉक्टर साहब ने बेटे की बातें सुनकर कहा, तुम्हें लोगों की परवाह है पर परिवार की नहीं। जिस हिसाब से तुम राजेश की हालत बता रहे हो, उस हिसाब से वो पूरी तरह से पागल हो चुका है। तुम लोगों की परवाह छोड़कर आज ही लेकर जाओ। लड़के के चेहरे पर जो चमक थी वो किसी विजेता से कम नहीं थी। यह सुनकर घर के सभी लोग खुश हो गए। आज रात को ही राजेश को बरेली के पागल खाने में ले जाने के लिए तीनों बेटे बहू गाड़ी में राजेश के साथ बैठ गए। रास्ते भर राजेश अपने बेटों से अच्छी अच्छी बातें करते हुए जाने लगा। लड़कों ने बताया कि वह उन्हें दिल्ली इलाज के लिए ले जा रहे हैं, पर जैसे ही बरेली आया वैसे ही बहू बोली, दिल्ली ना मुंबई, आपको बरेली के पागल खाने में भर्ती करवाने ले जा रहे हैं। बहुत परेशान करके रखा है आपने, इसीलिए। पागल खाने का नाम सुनते ही राजेश चिल्लाने लगा, मैं पागल नहीं हूँ। पर उसकी कोई नहीं सुन रहा था। राजेश गाड़ी में छटपटाता रहा, पर जवान लड़कों के मजबूत हाथों ने बूढ़े पिता को बिना ताकत लगाए ही रोक रखा था। गाड़ी पागल खाने पहुंची। राजेश तेज तेज चिल्ला रहा था। बड़ा बेटा रिसेप्शन पर गया और डॉक्टर अग्रवाल का पर्चा दिखाते हुए एडमिट फीस लेकर आगे डॉक्टर के रूम में गया। थोड़ी ही देर में 3-4 वार्ड बॉय ने राजेश को दबोच लिया। राजेश रोता रहा, छटपटाता रहा, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। राजेश को रोता बिलखता छोड़ पूरा परिवार वापस अपने घर आ गया और बेटे पूरे शहर वालों से और बिरादरी वालों से यही कह रहे थे कि पापा बीमार हो गए हैं, उनका इलाज करवा रहे हैं। राजेश को अपने किए की सज़ा मिल रही थी। जैसा उसने अपने माता पिता के साथ किया था, उससे भी कई ज़्यादा उसको भुगतना पड़ रहा था। वह पागल ना होते हुए भी पागल खाने में बंद था। एक दिन कोई अपनी मरीज से मिलने आया तो राजेश ने उसको अपनी बेटी का फ़ोन नंबर देकर प्रार्थना किया कि इस नंबर पर फ़ोन लगाकर मेरी बेटी से बात करा दो। मैं पागल नहीं हूँ, पर मेरे बेटों ने मुझे पागल खाने में भर्ती करा दिया है। बस एक बार मेरी बेटी से बात करा दीजिए। बेटी की आवाज़ सुनते ही राजेश फपक पड़ा। राजेश ने उसे सारी बात बताई। बेटी से पिता की पीड़ा बर्दाश्त न हुई। वह उसी समय अपने पति के साथ बरेली निकल गई। दूसरे दिन जब वह अपने पिता को अपने घर लेकर आई तो राजेश ने वकील बुलाकर सारी जायदाद अपनी बेटी के नाम कर दिया और साथ ही जीते जी अपना शरीर भी मेडिकल कॉलेज को दान दे दिया। गवाही के तौर पर बेटी दामाद ने हस्ताक्षर कर दिए। लड़की ने भाइयों को लताड़ लगाते हुए कोठी को खाली करने का आदेश दे दिया। साथ ही यह भी कहा कि पापा अपने तीनों लड़कों को अपनी कोठी से बेदखल करके अपनी बेटी के नाम पर कर दिए हैं। अब तुम लोगों के पास बहुत कम समय है। मेरी कोठी को 2 दिन के अंदर खाली करा दिया जाए या नोटिस तैयार हो गई है। पापा आज भी मेरे साथ हैं। जिनको तुम पागल बनाकर बरेली छोड़ आए थे, वह एकदम स्वस्थ हैं।
मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पापा हमेशा स्वस्थ रहें, पापा की लंबी उम्र हो। वह जब तक इस दुनिया में हैं मेरे साथ ही रहेंगे। और मुझे पापा की कोठी का लालच भी नहीं है, क्योंकि पापा चाहते हैं वहाँ एक बड़ा धर्मशाला बने, इसलिए 2 दिन में कोठी खाली करी जाए, वरना सारा सामान फेंक दिया जाएगा। पापा ने यह भी लिखा है कि धर्मशाला बनने के बाद एक एक कमरा नालायक बेटों को किराए पर दिया जाए, अगर वह हर महीने का किराया ट्रस्ट को जमा कर सकते हैं तो। यह सब सुनते ही तीनों लड़कों के होश उड़ गए। थोड़े ही दिनों के बाद राजेश की मृत्यु हो गई और उनके शरीर को एनाटॉमी विभाग के लोग ले गए। लड़कों को कोठी खाली करनी पड़ी। राजेश लक्ष्मी धर्मशाला का निर्माण हुआ, उसकी ट्रस्टी बेटी को बनाया गया और राजेश के तीनों बेटे किराए के मकान में आज भी भटक रहे हैं। अंत समय में राजेश अपने ही कर्मों का फल भोग रहा था। उसके पिता उसे सबक नहीं सिखा पाए, लेकिन उसने अपने बेटों को सबक सिखाकर एक मिसाल पेश की। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।